अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 10 थर्मोडायनेमिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो कार्नेट हीट इंजन है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। तो जैसे नाम से पता चलता है कार्नेट हीट इंजन है, तो एक कार्नेट नामी शख्स ने बनाया होगा। तो ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, सैडी कार्नेट। बाय द वे जो इसको सैडी नाम दिया गया ना, वो नाम इसलिए दिया गया कि इसके जो फादर हैं सैडी कार्नेट के, उसको एक ईरानियन पोइट हैं सादी शराजी, शायद आपने सुन रखा हो, बहुत मशहूर पोइट हैं। तो उससे बहुत लगाव था, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे इसके फादर। तो उस लगाव की वजह से, उस ताल्लुक़ की वजह से अपने बेटे का नाम उन्होंने सैडी कार्नेट रख दिया। तो ये सैडी सादी से है, सादी शराजी से। एनी और 1824 में कार्नेट ने ये हाइपोथेटिकल यानी थ्योरेटिकल है, ये कोई रियल इंजन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल आइडियल हीट इंजन है जो इसने डेवलप किया, जिसकी एफिशिएंसी 100% है। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब है कि इसमें किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं है। एफिशिएंसी जो डिक्रीज होती है, जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट से कम रहती है हीट इंजन में। रीज़न क्या होती है? हीट लॉसेस हो जाते हैं। हीट लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी 100% नहीं रहती। लेकिन ये चूँकि आइडियल हीट इंजन है, थ्योरेटिकल हीट इंजन है, उसको इस तरह से डिवाइस किया गया, बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसमें किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं है, किसी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी जो है वो 100% है। तो आइडियल इंजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है 100% एफिशिएंसी वाला इंजन कौन सा है, तो आप कहेंगे कार्नेट हीट इंजन है। फिर जैसे अभी आपको बताया कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। इसके अलावा बाकी कोई भी हीट इंजन होगा जो एक्चुअल हीट इंजन है, ये तो थ्योरेटिकल हुआ, ये हाइपोथेटिकल हुआ, लेकिन जो रियल एक्चुअल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमेशा कार्नेट हीट इंजन से कम रहेगी। तो फिर हम कार्नेट हीट इंजन को एक रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। किस तरह का स्टैंडर्ड और किस तरह का रेफरेंस? जब एक एक्चुअल, जब एक रियल, जब एक प्रैक्टिकल हीट इंजन की एफिशिएंसी को हमने बताना होता है, तो इन कंपैरिजन फिर हम कार्नेट हीट इंजन के साथ उसको कंपेयर करके बता देते हैं। इसलिए ये एक स्टैंडर्ड और एक रेफरेंस हीट इंजन भी है। अगर कार्नेट हीट इंजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स, एक गैस सिलेंडर जिसमें के वर्किंग सब्सटेंस गैस होगा, और गैस कौन सी होनी चाहिए? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस सिलेंडर में वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे, और गैस सिलेंडर जो है उसकी वॉल्स परफेक्ट इंसुलेटर्स हों, ताकि उनकी वॉल से कोई हीट इन आउट ना हो सके, और उसकी जो बॉटम है, उसकी जो बेस है, वो परफेक्ट कंडक्टर होनी चाहिए, ताकि जब उसमें हीट हम दें तो मुकम्मल तौर पे जा सके, बेहतर तौर पे इन हो सके, और जब हीट रिमूव करवाएं कार्नेट हीट इंजन से तो वो बेहतर तौर पे रिमूव हो सके। तो बेस परफेक्ट कंडक्टर और जो वॉल्स हैं वो परफेक्ट इंसुलेटर। फिर उसके टॉप पे हमने एक पिस्टन जो है वो अटैच करना है। तो जो पिस्टन है वो भी उस परफेक्ट इंसुलेटर हो, फिर उसका वेट नहीं होना चाहिए, वेट लेस। आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए जो पिस्टन है वेट लेस होना चाहिए, परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ताकि आइडियल सिस्टम जो है वो रह सके और किसी तरह के जो लॉसेस हैं उनको हम काउंटर कर सकें। तो कार्नेट हीट इंजन परफेक्ट है, आइडियल है, इसमें किसी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं है। तो उसके स्ट्रक्चर में जो भी कंपोनेंट्स हैं आपने देखा, अगर इंसुलेटर की बात की तो परफेक्ट इंसुलेटर की बात की, अगर कंडक्टर की बात की है तो परफेक्ट कंडक्टर की बात की है, अगर फ्रिक्शन को रेफर किया है तो हमने कहा कि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस है। और इसी तरह पिस्टन के वेट को रेफर करें तो पिस्टन का वेट नहीं होना चाहिए, वेट लेस होना चाहिए। ये सारी आइडियल कंडीशंस हैं, तो तभी ये कार्नेट हीट इंजन जो है ये एक आइडियल हाइपोथेटिकल इंजन है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, तो कार्नेट साइकिल, जारी बात है कार्नेट हीट इंजन में जो साइक्लिक प्रोसेस ऑपरेट करेगा उसको हम कार्नेट साइकिल का नाम दे सकते हैं। तो ये वो ऑपरेटिंग साइकिल है जो कि कार्नेट हीट इंजन में हीट इंजन को ऑपरेट करवाता है। ये कार्नेट हीट इंजन जिस साइकिल पे बेस करता है दैट इज़ कार्नेट साइकिल, और ये मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। देखो साइक्लिक प्रोसेस की भी तो एफिशिएंसी हो सकती है ना,
अगर उसके ऊपर बनी हुई जो मशीन है, इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है तो प्रोसेस की भी एफिशिएंसी होती है। तो कार्नेट हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उसमें ऑपरेट करने वाला कार्नेट साइकिल 100% एफिशिएंट है। तो कार्नेट साइकिल द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन, उसको हम नाम देते हैं कार्नेट साइकिल का। और इसमें 4 प्रोसेसेस हैं। उन 4 प्रोसेसेस में 2 जो हैं वो आइसोथर्मल है और 2 एडियाबैटिक या एडायबैटिक भी आप बोल सकते हो। तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं बच्चे, वो कौन से? एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक आइसोथर्मल कंप्रेशन। कितना याद रखना आसान है कि जो 2 प्रोसेसेस हैं, 2 आइसोथर्मल कंडीशंस पे होने हैं और 2 एडायबैटिक कंडीशंस पे होने हैं। तो वो 2 प्रोसेसेस में एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसी तरह से हम एडायबैटिक प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें भी एक्सपेंशन और कंप्रेशन आएगी। तो एडायबैटिक एक्सपेंशन है और एडायबैटिक कंप्रेशन है। अब ये जो साइकिल है, कार्नेट साइकिल और कार्नेट हीट इंजन, इसमें ये प्रोसेसेस चलते कैसे, इनकी तरतीब क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो स्टूडेंट पहले आपने करवानी है एक्सपेंशन। नंबर 1 जो हमने तरतीब फॉलो करनी है ना, उस तरतीब में पहले हमने किसको लेके चलना है? एक्सपेंशन को, और उसके बाद हम करवाएंगे कंप्रेशन। अब ये जो एक्सपेंशन हमने करवानी है स्टूडेंट, तो इसमें 2 है ना, एक एक्सपेंशन होनी है आइसोथर्मल और एक होनी है एडियाबैटिक। तो पहले जो एक्सपेंशन आप करवाओगे वो आइसोथर्मल करवाओगे और उसके बाद जो एक्सपेंशन होगी वो एडायबैटिक होगी। तो पहले होगी एक्सपेंशन, फिर दूसरे फेज में आपने क्या करवाना है? दूसरे फेज में आप कंप्रेशन आ जाएगी। तो कंप्रेशन भी स्टूडेंट्स दोनों कंप्रेशंस आएंगी। पहले आपने जो कंप्रेशन करवा लेनी है वो उसी तरतीब से पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर लास्ट पे नंबर 3 पे एडियाबैटिक जो कंप्रेशन है वो हो जाएगी। तो इस तरह से बात जहाँ से चली थी लौट कर वहीं पे आ जाएगी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में एमसीक्यूज में कि कार्नेट हीट इंजन में जो प्रोसेस चल रहा है बताइए वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहले रिवर्सिबल है फिर इरिवर्सिबल है। तो आपने बताना है कि भाई कार्नेट हीट इंजन में जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो साइक्लिक प्रोसेस है। फिर उसमें 4 स्टेप्स आ जाते हैं, 2 एक्सपेंशन वाले और 2 कंप्रेशन वाले। एक्सपेंशन वालों में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर एडायबैटिक एक्सपेंशन है। इसी तरह उसके बाद 2 कंप्रेशन होनी है, तो पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडायबैटिक कंप्रेशन। तो ये तरतीब है, इस तरतीब से हम इसकी डिटेल्स को देखेंगे। एक और चीज़ जो आपको बता दूं, बड़ी आसानी से इसको आप याद रख सकते हो, वो ये कि जब हम इन स्टेप्स को देखेंगे, मिसाल के तौर पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम इसकी इनिशियल कंडीशंस ले लेंगे। इनिशियल कंडीशंस में पहले जो टेम्परेचर है T1 और जो प्रेशर है वो P1, जो वॉल्यूम है वो V1, और फिर उसकी फाइनल कंडीशंस बताएंगे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इनिशियल कंडीशंस होंगी और फिर उसकी फाइनल कंडीशंस होंगी, और आइसोथर्मल की जो फाइनल कंडीशंस हैं वो अगले स्टेप की इनिशियल कंडीशंस बन जाएंगी। इस तरह एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो आइसोथर्मल की फाइनल कंडीशंस, एडियाबैटिक की इनिशियल कंडीशंस। इसी तरह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई, उसकी फाइनल कंडीशंस आई, तो उसकी जो फाइनल कंडीशंस हैं वो आगे आइसोथर्मल कंप्रेशन की इनिशियल कंडीशंस बन जाएंगी। और इसी तरह से आइसोथर्मल जो कंप्रेशन है उसकी जो फाइनल कंडीशंस हैं वो एडियाबैटिक की इनिशियल कंडीशंस बन जाएंगी। और फिर एडियाबैटिक की फाइनल कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए? यहाँ चूँकि साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो वो जो पहली कंडीशंस थी वो लौट कर वापस आ जाएंगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी जब हम स्टेप्स की डिटेल्स की तरफ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे यही बातें जो हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। आपसे क्या दिया जाए कि कार्नेट साइकिल या कार्नेट हीट इंजन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें। तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स बनाना, इसको कोई ज़रा मुश्किल नहीं है। मैं इसको एक एक स्टेप को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस पूरे कर्व पे या ग्राफ पे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे पूरे पे बात करने की बजाय पहले अलग अलग इसके हिस्सों को एक्सप्लेन करूँगा स्टेप्स के साथ। और जब अलग अलग हिस्से आपको समझ आ गए तो एक तरह से पूरा ग्राफ आपको समझ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और प्रोसेसेस की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्नेट साइकिल में, कार्नेट हीट इंजन में
पहले आपने स्टूडेंट्स किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन दो हो जाएंगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और उसके बाद ए डायबिटिक एक्सपेंशन हो जाएगी। तो तरतीब आपने यही रखनी है, आइसो और ए डायबिटिक, यानी पहले आइसो और फिर ए डायबिटिक। एक्सपेंशन में पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब नाम से पता चल जाता है कि इसकी कंडीशंस किस तरह से होनी चाहिए। आइसोथर्मल यानी आइसो कांस्टेंट थर्मल टेम्परेचर, और एक्सपेंशन है कि गैस का एक्सपेंड करना, और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। तो स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को चेंज करवाना है और प्रेशर को भी चेंज करवाना है। तो सबसे पहले हम तय कर लेते हैं कि इनिशियल कंडीशंस को हमने नाम क्या देना है। वर्किंग सब्सटेंस जो कि सिस्टम है, आइडियल गैस होती है उसमें, तो हम इनिशियल प्रेशर जो है उसको P1 कह देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम जो है उसको V1 कह देते हैं, और जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको T1 कह देते हैं। ये होगी इनिशियल कंडीशंस। अब इसके ऊपर हम प्रोसेस रन करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाएंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवानी है तो एक्सपेंशन करवानी है आइसोथर्मल, तो उसमें हीट देंगे बच्चे। अब हीट देनी है तो आप मुझे बताओ कि आप सिस्टम को किस के ऊपर प्लेस करोगे। आप सिस्टम को हीट सोर्स के ऊपर प्लेस करोगे। हीट सोर्स जिसको हम हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर भी कहते हैं, HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर T1 से इंडिकेट किया जाता है, जिसका टेम्परेचर जो है वो सिंक से ज़्यादा होता है। जो हीट इंजन का जनरल लेक्चर था उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है HTR, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिससे हीट लेनी है, जो हीट का सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, उसके ऊपर हम अपने गैस सिलेंडर को प्लेस करेंगे। गैस सिलेंडर की जो बेस है वो चूँकि परफेक्टली कंडक्टर है, तो एक Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगी। जो सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र होती है ना, जो सिस्टम में हीट दाखिल होती है, जो इनपुट के तौर पे हीट होती है, उसको Q1 से इंडिकेट करते हैं। चूँकि सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लिहाजा साइन आया प्लस का। तो एक अमाउंट Q1 ये एब्जॉर्ब हो गई। अब इसका नतीजा क्या निकला स्टूडेंट्स? इसका नतीजा ये निकला, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो हीट मिली सिस्टम में ट्रांसफ़र हुई, उस हीट से स्टूडेंट्स जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ, गैस की एक्सपेंशन हुई। वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, लेकिन टेम्परेचर जो है वो आपने कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप करवा रहे हो, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ हम आगे बता देंगे। क्योंकि ये एक्सपेंशन है तो अंडरस्टूड सी बात है कि प्रेशर इसमें जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा और जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। और फिर चूँकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, तो इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना है। और ये जो कर्व आएगा उसको हम आइसोथर्म का नाम देंगे, और जो पहला हिस्सा है AB वाला जो कर्व है वो इस आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करता है। अभी डायग्राम में जाके इसको देख लेते हैं। ये आ गई स्टूडेंट्स डायग्राम। अब ये रहा पॉइंट A, और दूसरी तरफ B को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो A से B वाला जो कर्व है ये आइसोथर्म है, और यहाँ पे देख लें कि टेम्परेचर जो है वो T1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये T1 रहेगा। लेकिन प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। कर्व से हमें कैसे पता चल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर डिक्रीज़ हुआ? ज़रा गौर फरमाइए कि ये कर्व इस तरह से है। कर्व इस तरह से होने का मतलब है कि ये नीचे की तरफ भी आ रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। तो कर्व का नीचे की तरफ आने का मतलब है प्रेशर का डिक्रीज़ होना, क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो 0 की तरफ आना जिसका मतलब है डिक्रीज़ शो हो रहा है। ओरिजिन की तरफ आना डिक्रीज़ होता है, तो नीचे की तरफ कर्व का आना इसका मतलब प्रेशर में डिक्रीज़ हुआ, और कर्व का आगे की तरफ जाना इसका मतलब है आगे की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ रहा है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशन है जिसमें वॉल्यूम ने इंक्रीज़ होना है और प्रेशर ने डिक्रीज़ होना है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट और फाइनल कंडीशंस की तरफ आते हैं। जैसे आपको इनिशियल कंडीशंस पता चल गई और ये भी पता चल गया कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है और कैसे ये चेंज हो रहे हैं, तो आप फाइनल कंडीशंस लिख सकते हैं। उसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पहले इनिशियल टेम्परेचर था T1, चूँकि चेंज नहीं हुआ
तो टेम्परेचर रिमेन्स T1, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, आइसोथर्मल है, T1 पहले था, प्रोसेस के बाद भी T1 रहेगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गए तो वो हमने बता देने हैं। तो स्टूडेंट्स प्रेशर चेंज हुआ, P1 से प्रेशर चेंज होके P2 पे चला गया, और वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हुआ, और वॉल्यूम चेंज होके V1 से V2 पे चला गया। और ये कैसी चेंज है ये ऊपर एक्सप्लेन कर चुका मैं, और आपको भी याद हो गया कि एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज होके V1 से V2 पे गया है, और प्रेशर डिक्रीज होके P1 से P2 पे गया है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डायबिटिक एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन की तरफ। जैसे आपको बताया कि पहले आप एक्सपेंशंस डिस्कस करोगे, पहली एक्सपेंशन आइसोथर्मल, दूसरी एक्सपेंशन फिर डायबिटिक, और इसकी भी उसी तरह इनिशियल कंडीशंस, प्रोसेस और फाइनल कंडीशंस, चारों ये जो स्टेप्स हैं चारों में 3 सब हेडिंग्स चलेंगी और एक ही जैसी चलेंगी। वो 3 सब हेडिंग्स कौन सी हैं? इनिशियल कंडीशंस, प्रोसेस एंड फाइनल कंडीशंस। और अब डायबिटिक एक्सपेंशन में जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? बच्चे मैंने इंट्रो में आपको कंसेप्ट दे दिया कि पिछले स्टेप की जो फाइनल कंडीशंस थी, पिछले स्टेप की जो फाइनल कंडीशंस हैं वो अगले स्टेप की इनिशियल कंडीशंस बन जाएंगी। तो पिछले स्टेप में स्टूडेंट देखो तो प्रेशर कितना बन गया? P2 बन गया था फाइनली, वॉल्यूम कितना था? V2 था, और टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आया था, वो T1 था। तो पिछले प्रोसेस की जो फाइनल कंडीशंस थी अगले प्रोसेस की वो इनिशियल कंडीशंस हो जाएंगी। तो अगर आप गौर फरमाएं तो पिछले प्रोसेस में P2 फाइनल और अगले प्रोसेस में P2 जो है वो इनिशियल कंडीशंस में, इसी तरह वहाँ पे V2 था तो अगले प्रोसेस में वो इनिशियल कंडीशन V2, फिर वहाँ पिछले प्रोसेस में फाइनली T1 था तो अगले प्रोसेस में T1 इनिशियल कंडीशंस में आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से पिछले स्टेप की फाइनल कंडीशंस को अगले स्टेप की इनिशियल कंडीशंस आप बना लेंगे, फिर उस पर प्रोसेस रन करेंगे। प्रोसेस है क्या? प्रोसेस है डायबिटिक एक्सपेंशन। डायबिटिक जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होना, विदाउट डायबिटिक हीट, यानी किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं है सिस्टम और इन्वायरमेंट के दौरान, और एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन होने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन का मतलब है फैलना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना। तो एक्सपेंशन होनी है, एक्सपेंशन के लिए बच्चे वर्क डन होना पड़ेगा। तो हीट तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, डायबिटिक कंडीशंस हैं, हीट तो सिस्टम को मिल नहीं रही, तो फिर एक्सपेंशन के लिए कहाँ से हीट आएगी? तो एक्सपेंशन के लिए जो सिस्टम है उसको अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टम की अपनी हीट भी तो होती है ना। तो डायबिटिक एक्सपेंशन जो हो रही है, सिस्टम को बाहर से तो हीट मिल नहीं रही, तो इस एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन चाहिए है वो वर्क डन सिस्टम को खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए जब भी सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए वर्क डन करता है, एक्सपेंड करता है, तो चूंकि उसने अपने इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर लिया तो पीछे वाली इंटरनल एनर्जी कम रह गई। इंटरनल एनर्जी जब कम होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो डायबिटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। और कैसे कैसे चेंज होंगे? एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 से इंक्रीज होके V3 हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को डिक्रीज होना चाहिए, तो प्रेशर P2 से डिक्रीज होकर P3 पे चला जाएगा। और ये चूंकि डायबिटिक एक्सपेंशन है यानी सिस्टम अपनी एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके एक्सपेंड कर रहा है, अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से एनर्जी लगा रहा है, लिहाजा उसकी इंटरनल एनर्जी कम और उससे उसका टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर T1 से डिक्रीज होकर T2 पर चला जाएगा। तो प्रोसेस में जो कुछ लिखा मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब चूँकि डायबिटिक कंडीशंस पे प्रोसेस रन करना है, हम चाहते हैं कि किसी तरह का कोई एक्सचेंज ना हो हीट का, लिहाजा गैस सिलेंडर को हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस करेंगे। गैस सिलेंडर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस करना है ताकि किसी तरह का कोई एक्सचेंज पॉसिबल ना रहे। तो जब इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है तो कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, किसी तरह की हीट इंटर नहीं हो रही, किसी तरह की हीट एग्जिट नहीं कर रही, नो एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट, सिस्टम का इन्वायरमेंट के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, और गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है। और ये डायबिटिक एक्सपेंशन है, डायबिटिक एक्सपेंशन है, और उसमें क्या फीचर्स हैं मैं बता चुका।
जब एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। एडायबिटिक है तो इसका मतलब है कि सिस्टम को अपनी खुद की एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ी, तो टेम्परेचर डिक्रीज होके T1 से T2 पे पहुंचेगा। और जो कर्व है वो एडायबैट, और एडियाबैट जो कर्व है वो BC जो लाइन है कर्व की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वो है। तो जाके देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एडायबैट कर्व, जो एडायबैटिक कंडीशंस पे कर्व है वो एडायबैट कर्व कहलाएगा। आप अगर गौर फरमाएं तो टेम्परेचर T1 से T2 पे जा चुका और ये डिक्रीज़ है, नीचे की तरफ है, तो ये डिक्रीज़ को शो कर रहा है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ एडायबैटिक एक्सपेंशन में। फिर अगली बात कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंशन है ना, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। तो गौर करें कर्व जो है वो फर्दर नीचे आ रहा है, यूँ नीचे की तरफ, और आगे भी जा रहा है। तो नीचे की तरफ आने का क्या मतलब हुआ कि प्रेशर डिक्रीज़ है, और आगे की तरफ जाने का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज़ है। तो ये BC डायबिटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे डिस्कशन के दौरान ही आपको पता चल गया कि फाइनल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए और उनको क्या नाम देने हैं। क्योंकि एडायबिटिक है, एडायबिटिक में तीनों चीज़ें चेंज होती हैं, याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुका चारों प्रोसेसेस को। एडायबिटिक में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों ही चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होके T1 से कहाँ चला गया था, T2 पे, और ये डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पे भी लिखा है कि टेम्परेचर फॉल्स गिरना यानी कम होना, और जो ये चूँकि एक्सपेंशन थी तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ यानी इंक्रीज होके V2 से V3 पे चला गया। वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर डिक्रीज होगा और P2 से P3 पर चला जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो दो एक्सपेंशंस थी, पहले दो एक्सपेंशन डिस्कस करनी थी, आइसोथर्मल और एडायबिटिक, वो मुकम्मल हुई। अब हम मूव करेंगे हम कंप्रेशंस की तरफ, और कंप्रेशंस में पहले वही तरतीब, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडायबिटिक कंप्रेशन। और जैसे सिखाया आपको कि पिछले स्टेप की फाइनल कंडीशंस अगले स्टेप की इनिशियल कंडीशंस बन जाएंगी। तो इनिशियल कंडीशंस ऊपर से आ जाएंगी। जो वॉल्यूम है वो स्टूडेंट्स V3 बन चुका, जो प्रेशर है वो P3 बन चुका, और जो टेम्परेचर है वो T2 बन चुका है। ये होगी इनिशियल कंडीशंस। प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी अब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और कंप्रेशन करवाना है। तो कंप्रेशन जो है इसका मतलब है कि गैस को कंप्रेस करना है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आप आसानी से नाम से निकाल सकते हैं कि प्रोसेस में चेंजेस किस तरह से आनी है। बात करें हम प्रोसेस की तो इसकी जो चेंजेस आनी है वो आप नाम से निकाल सकते हैं। जैसे पहले बात की आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन होनी है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने जो पहला स्टेप देखा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, तो आपको याद हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो आप देख रहे हैं इसके प्रोसेस में हमने क्या किया था, हमने गैस सिलेंडर को HTR पे प्लेस किया था, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है वो रखा था, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करवाई थी, सिस्टम को दी थी। अब जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होने जा रही है ये बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी अब की बार हम जो सिस्टम है गैस सिलेंडर है उसको LTR पे रखेंगे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सिंक है उसके ऊपर प्लेस करेंगे, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम से रिमूव करवाएंगे। तो पहला जो सेंटेंस है, पहली बात हमारी यही रहेगी कि जो गैस सिलेंडर है कार्नेट हीट इंजन है, जो सिस्टम है उसको LTR पे लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे प्लेस किया। LTR का जो टेम्परेचर है T2 से इंडिकेट करते हैं, और जो गैस है उसकी चूँकि कंप्रेशन हो रही है तो हम अलाउ करेंगे कि गैस कंप्रेस हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर आपको लोड रखना है, सिस्टम के ऊपर लोड प्लेस करेंगे ताकि गैस जो है वो कंप्रेस हो सके, और उस कंप्रेशन के नतीजे में और इस पूरी आइसोथर्मल कंप्रेशन के नतीजे में LTR पे प्लेस करने के बाद Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिमूव हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो सिस्टम जब हीट रिजेक्ट करता है ना, सिस्टम से जो हीट निकलती है उसको हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, और रिजेक्ट होने वाली हीट को Q2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट वाली हीट Q1, रिजेक्ट होने वाली हीट Q2। स्टूडेंट्स
ये जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ग्राफ में देखें तो जो CD ग्राफ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, कंप्रेशन है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर जो है वो सेम रहना है T2। इन बातों को हम ग्राफ में जाके देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन CD ग्राफ में। आप देखें तो आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन नज़र आ रही है। कैसे पता चल रहा है कंप्रेशन है? तो स्टूडेंट्स, ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे आप एरो को फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, आप देखें नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब है, ऊपर की तरफ जाने का मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा और पीछे भी आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है और ऊपर जा रहा है। पीछे आने का मतलब वॉल्यूम में डिक्रीज़ और ऊपर जाने का मतलब प्रेशर में इंक्रीज़। स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि इसमें क्या चीज़ कैसे चेंज हो रही है। तो फाइनल कंडीशंस लिखना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। टेम्परेचर चूँकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर T2 ही एंड पे रहेगा। प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होके P4 पे चला जाएगा और जो वॉल्यूम है वो स्टूडेंट्स डिक्रीज़ होके V4 पे चला जाएगा। तो फिर हम फाइनल कंडीशंस लिख लेते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ V3 से V4, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ P3 से P4 और टेम्परेचर कांस्टेंट T2। नेक्स्ट है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन। वॉल्यूम इसमें भी जो है वो डिक्रीज़ होगा, प्रेशर इसमें भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन एडियाबैटिक है ना, बाहर से तो कोई हीट मिलने नहीं वाली, ना कोई हीट बाहर जाने वाली है। तो कंप्रेशन के नतीजे में सिस्टम के अंदर जो है कंप्रेशन हो रही है ना, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, तो उस कंप्रेशन के नतीजे में जो हीट जनरेट हुई, कंप्रेशन हीट जनरेट करता है, तो कंप्रेशन के नतीजे में जो हीट जनरेट हुई है वो टेम्परेचर को T2 से इंक्रीज़ करके T1 पे लेके जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, T2 से इंक्रीज़ होकर T3 होना चाहिए, तो T1 पे क्यों कह रहे हैं? इसलिए बच्चे कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन ये साइकिल का आखिरी प्रोसेस है। इसके बाद साइकिल को अपने पहले स्टेप की तरफ आना है, जो कि पहला स्टेप था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो उस वाली कंडीशंस वापस आनी है। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में होता ही यही है कि बात जहाँ से चली थी लौट कर वहीं पे आ जाती है। तो ये चूँकि बिल्कुल लास्ट स्टेप है, तो इसके फ़ौरन बाद पहला स्टेप आएगा, तो कंडीशंस भी पहले स्टेप वाली आनी चाहिए ना। तो टेम्परेचर T2 से इंक्रीज़ होके T1 पे चला जाएगा। वॉल्यूम जो है चूँकि कंप्रेशन है, डिक्रीज़ होना है, तो वॉल्यूम V4 से डिक्रीज़ होके वापस इनिशियल कंडीशंस वाला जो वॉल्यूम है V1 वहाँ पे चला जाएगा। प्रेशर चूँकि स्टूडेंट्स ये कंप्रेशन है, इंक्रीज़ होगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ होके इनिशियल कंडीशंस जो शुरू वाली थी उस पे P1 पे चला जाएगा। तो चले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बातें आपको चल गई, पता चल गई, अब बस उनको एक नज़र देखना है। तो स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक ये कंप्रेशन है। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो स्टूडेंट्स आप इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखोगे। गैस सिलेंडर को, सिस्टम को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना है ताकि ना हीट दाखिल हो ना हीट लीव करे सिस्टम को। ठीक हो गया। अब चूँकि कंप्रेशन है और एडियाबैटिक कंडीशंस पे कंप्रेशन है, तो आपको बता चुका कि इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और ये सारी चीज़ें जाएंगी कहाँ पे? तो फाइनल कंडीशंस हम लिखें इसकी। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर T2 से इंक्रीज़ होके वो जो साइकिल का स्टार्ट था T1 वहाँ पे चला गया। वॉल्यूम डिक्रीज़ होके स्टार्ट वाला वॉल्यूम V1 पे चला गया। प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होके स्टार्ट वाला जो प्रेशर था P1 वहाँ पर चला गया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो DA वाला पार्ट है वो इस एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पार्ट को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारे पास D के ऊपर जो है वो A मौजूद है, और ये भी एक एडियाबैट है, यानी एडियाबैटिक कंडीशंस के ऊपर ये कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कर्व और ऊपर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो कर्व और पीछे की तरफ आएगा। देखें, कर्व और पीछे की तरफ आया, अल्टीमेटली बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म हुई। लिहाजा ये साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। MCQ में पूछ लिया जाए तो आप इसे गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
और ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए और आपके लिए अब ये ज़रा मुश्किल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद बाकी कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम जब पिछले लेक्चर में हीट इंजन डिस्कस कर चुके, तो वहाँ पे एफिशिएंसी की बात हुई थी, वर्क डन की बात हुई थी, वही चीज़ें यहाँ रिपीट हो जाएंगी। तो चलें क्विकली उनको भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हम जानते हैं कैसे निकलता है। वर्क डन जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो जो वर्क डन निकलेगा बच्चे, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने एब्जॉर्ब करवाई और फिर जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई, उन दोनों का डिफरेंस Q1 माइनस Q2 स्टूडेंट्स। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल वर्क डन आ रहा है या नेट वर्क डन डेल्टा W आ रहा है, ये एक्चुअल में जो चारों प्रोसेसेस हुए हैं ना, उन चारों हर प्रोसेस का अलग वर्क डन है। हर प्रोसेस का चूँकि अलग वर्क, चारों प्रोसेसेस में वर्क डन हुआ है। ये ना समझिएगा कि किसी एक में हुआ और बाकी में नहीं हुआ ना, ये चारों के चारों, दोनों एक्सपेंशंस दोनों कंप्रेशंस, इन चारों में वर्क डन हुआ है। वर्क डन हमेशा वहाँ नहीं होता जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो इन चारों में कहीं पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा, इन चारों में वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ। जहाँ वॉल्यूम चेंज होगा वहाँ वर्क डन होगा। तो स्टूडेंट्स, इन चारों में वर्क डन हुआ है, पहले दो प्रोसेस में भी, अगले दो प्रोसेस में भी। तो अगर हम इन चारों प्रोसेसेस का वर्क डन ऐड करें, नेट रिजल्ट निकालें, तो हमारे पास फिर नेट वर्क डन डेल्टा W आ जाएगा। और ये दो जो एक्सपेंशंस थी और फिर जो दो कंप्रेशंस थी, उनका जो वर्क डन है, उनका जो डिफरेंस है, दोनों कंप्रेशंस में वर्क डन और दोनों जो एक्सपेंशंस हैं उनके वर्क डन का डिफरेंस निकालें, नेट निकालें तो डेल्टा W। और सादा बात करें तो Q1 माइनस Q2 की इक्वल होगा वर्क डन। Q1 हीट एब्जॉर्ब, Q2 हीट रिजेक्टेड, डेल्टा W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी का जो सादा फार्मूला है, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी के बगैर जो फार्मूला है वो है कि एफिशिएंसी रेशियो होती है आउटपुट टू इनपुट, और इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट है वर्क ऑब्टेन्ड और इनपुट थी हीट सप्लाइड Q1। तो जो आउटपुट है वर्क डन वो डेल्टा W, जो हीट सप्लाई की दैट वाज Q1, और डेल्टा W को हम हटा के Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं। तो फिर एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। अब पिछले लेक्चर में भी समझा चुका कि ये डिनोमिनेटर कॉमन है दोनों टर्म्स का, तो ये आप अलग अलग भी कर सकते हो। Q1 को उसका डिनोमिनेटर अलग दे दो, Q2 को उसका डिनोमिनेटर अलग दे दो, बीच में माइनस अपनी जगह पे रहेगा। डिनोमिनेटर अलग अलग दे दिया तो Q1 से कैंसिल, 1 आ गया, माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं। तो तीनों ही अंदाज हैं एक ही बात के। अगर परसेंटेज में अगर आपको एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करनी है तो आप साथ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी जगह पे ऊपर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं पे भी आपको परसेंटेज एफिशिएंसी शो करनी है तो सिंपल फार्मूला लिख के उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, और चीज़ जो है उस पर भी आप बात कर सकते हैं, और वो ये कि एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है किसी आइडियल गैस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। तो इसका मतलब हुआ कि जो हीट और टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो जहाँ Q1 लिखा है वहाँ हम T1 लिख लेंगे, जहाँ Q2 लिखा है वहाँ हम T2 लिख लेंगे, और ये रेशियोज इक्वल रहेंगी। तो Q2 डिवाइड बाई Q1 इक्वल हो सकता है T2 डिवाइड बाई T1, दोनों रेशियोज इक्वल हैं। क्यों? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट Q। तो फिर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम एफिशिएंसी रखें तो 1 अपनी जगह पर रहा, जहाँ Q2 लिखा था वहाँ T2 आ गया, जहाँ Q1 था वहाँ T1। और फिर लास्ट पे स्टूडेंट्स कार्नोट थ्योरम भी बहुत आसान सा बातें हो चुकी हम कि स्टूडेंट्स कोई रियल इंजन जो है, कोई एक्चुअल इंजन, कोई प्रैक्टिकल जो हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंस नहीं हो सकता। वो उसकी एफिशिएंसी कार्नेट इंजन के बराबर नहीं हो सकती। उसकी एफिशिएंसी हमेशा कार्नेट हीट इंजन से कम रहेगी।
तो नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू रिजर्वायर्स, एक रिजर्वायर HTR और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर LTR कैन नॉट बी मोर एफिशिएंट दैन कार्नेट हीट इंजन। नो रियल हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट दैन द कार्नेट हीट इंजन, क्योंकि ये आइडियल है, इसमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं है हीट का, किसी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं है, एफिशिएंसी 100% है। रियल में आइडियल में हमेशा हीट लॉस रहेगा, तो आइडियल हीट इंजन उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम और रियल एक्चुअल हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी, उससे कम रहेगी। स्टूडेंट्स ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि जो एफिशिएंसी है वो बेस्ट हीट इंजन की, आप वो कैसे उसको चेक कर सकते हो, वो आप डिटरमिन करते हो जो दो टेम्परेचर्स हैं उनके डिफरेंस है। दो टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है ना, T1 और T2, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर HTR और लो टेम्परेचर रिजर्वायर LTR। तो इन दो टेम्परेचर्स T1 और T2 के ऊपर हीट इंजन ऑपरेट करता है, तो इनका डिफरेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट फ्लो उतना अच्छा रहेगा। ये चीज़ होगी, यानी जो एफिशिएंसी है वो फंक्शन है दो टेम्परेचर्स का, उसका ताल्लुक जो है वो वर्किंग सब्सटेंस के साथ नहीं है। एफिशिएंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, कि कौन सी जो आइडियल गैस है वो फिल हुई है सिस्टम में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एफिशिएंसी का फ़र्क पड़ता है दो टेम्परेचर्स T1 T2 जिनके ऊपर हीट इंजन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था कार्नेट हीट इंजन। कोई क्वेश्चन क्यूरी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट चीज़ आपको समझाऊंगा, कोई और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको दूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।